नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं और कक्षा 10वीं में हैं उनके लिए हिंदी की जो हमारी पुस्तक चलती है क्षितिज, उसका काव्य खंड का ये अंतिम पाठ है संगतकार। क्यों? हिंदी की जो पुस्तक हमारे पास चलती है, जो मुख्य पुस्तक है, उसका नाम है क्षितिज, और एक सहायक पुस्तक हमारे साथ चलती है जिसका नाम होता है कृतिका। तो जो क्षितिज वाली पुस्तक है उसका जो काव्य खंड है, काव्य खंड मतलब जो कविता वाला खंड यानी पद्य खंड, उसका यह अंतिम पाठ है संगतकार, जिसे लिखा है मंगलेश डबराल ने। आइए आज हम सभी इस पूरे पाठ की एक एक लाइन नहीं बल्कि एक एक शब्द की व्याख्या करने वाले हैं। व्याख्या मतलब क्या होता है? सामान्यतया जब हम किसी चीज को समझते हैं या समझाते हैं तो उसको कहते हैं इसका अर्थ बताना। लेकिन व्याख्या करने का मतलब होता है कि उस अर्थ को भी इतना डीपली या डिस्क्राइब करके आपके सामने रखना ताकि एक एक चीज, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैं यकीन से बताऊं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो यह बात हमें बहुत ध्यान रखनी होती है कि किसी चीज को कितना बेहतर समझें, कितना आसान बना के समझें और कितना व्यावहारिक समझें कि यह हमारे लिए हमेशा के लिए आसान हो जाए। जैसे मैं चाहूं तो सीधे सीधे इसका अर्थ भी लिख सकता हूं, सीधे सीधे इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करा सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि। जितना रट के जाएंगे उतनी ही बुद्धि कम हो जाती है। तो बेहतर हो कि रटने से हम लोग समझ करके चलें। तो आइए समझने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रविकांत मणि त्रिपाठी और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं RMT गुरुकुल पर। जी हां दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। और यदि पुराने साथी हैं तो फिर आपको तो बताना नहीं है कि वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए। नहीं, जबरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लगे तो। जी हां, मैं फिर से इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लेकिन यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यदि आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मैं रविकांत जनपद देवरिया से एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और सीधे लेके चलता हूं संगतकार के पास, जिसे लिखा है मंगलेश डबराल ने। ओके, तो पहले तो शब्द को समझें, संगतकार शब्द होता क्या है। संगतकार का मतलब होता है सहयोगी, संगत करने वाला। यानी जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आपके कार्य में जो आपका सहयोग करने वाला व्यक्ति है उसको हम कहेंगे संगतकार। आप मेरे पीछे की इमेज है, इस इमेज को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें एक गायिका है, जिस गायिका के आगे एक हारमोनियम रखा हुआ है, एक माइक लगा हुआ है, और इसके अलावा दो गायिकाएं और पीछे बैठी हुई हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, इसके मुंह का जो अंदाजा है गाने का या स्वर उठाने का, क्या वैसा ही इन दोनों का है? नहीं है। इसके स्वर में एक उत्साह झलक रहा है, एक आक्रामकता झलक रही है, एक ओज झलक रहा है। अर्थात सीधे सीधे दिख रहा है ये जो है मुख्य स्वर को पकड़ करके गीत को गा रही है, अर्थात यह मुख्य गायिका के रूप में उपस्थित है। शेष ये जो दोनों बहनें दिखाई दे रही हैं, इनके चेहरे पे उतना उत्साह नहीं है जितना इसके चेहरे पे है, अथवा यूं कहें इनकी गायकी में वो भाव नहीं है जो भाव इसकी गायकी में है। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों संगतकार हैं, अर्थात सहयोगी कलाकार हैं। मेरी बात समझ में आई? ये हमारी मुख्य गायिका है और ये जो दोनों बहनें इसके बगल में दिखाई दे रही हैं ये उसकी सहयोगी गायिकाएं हैं। अर्थात मुख्य गायिका जब स्वर को गाएगी तो यह पीछे से उसको दोहरा करके उसको सपोर्ट करेंगी, सहयोग करेंगी। समझ में आई बात? तो यहां पे ये हो गया हमारा मुख्य गायक। अब चूंकि स्त्री है तो आप इसको स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो मुख्य गायिका कह सकते हैं। मंगलेश डबराल जी ने गायक शब्द का प्रयोग किया तो आप ऐसे ही लेके चलें। चूंकि मुझे यह चित्र मिल गया है तो मैं आपके सामने रख दिया हूं समझाने के उद्देश्य से। तो ये हो गया हमारा मुख्य गायक, है तो गायिका लेकिन आप समझिएगा, भाव वहीं रखिएगा। चूंकि चित्र मुझे स्त्रीलिंग में मिला इसलिए चित्र मैंने आपके सामने रखा है। तो ये हो गई हमारी मुख्य गायिका, यानी मंगलेश जी के हिसाब से देखा जाए तो मुख्य गायक, और ये जो दोनों हैं ये हो गए इसके संगतकार यानी सहयोगी गायक। ओके, अब आइए अब कविता को पढ़ते हैं। ये रही पीछे हमारी कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। अंतर समझिएगा, मुख्य गायक का स्वर कैसा है? चट्टान जैसा। चट्टान यहां पे प्रतीक है बच्चों मजबूती का।
चट्टान किसे कहते हैं? पत्थर की बहुत बड़ी शिला, यानी किसी पर्वत पर कोई पत्थर की बहुत बड़ी शिला हो तो उसे क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और चट्टान बहुत मजबूत होती है ना। कहा मुख्य गायक, यानी जो हमारा मेन गायक है, जो मुख्य गायक गा रहा है, उसका स्वर कैसा है? चट्टान जैसा भारी है, यानी ओजपूर्ण, उत्साहपूर्ण, खूब सुंदर स्वर में, तेज स्वर में वह गा रहा है। उस गायक के बगल में एक आवाज और भी है, जो उस गायक के स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग अह, या अंग्रेजी से देखें तो ए ई आई ओ यू। नहीं, स्वर क्या होता है? स रे गा म प ध नी। ये क्या है? सारे ग म प ध नी, ये भी स्वर है। संगीत के हिसाब से देखा जाए, षडज, ऋषभ, गांधार, धैवत, मध्यम, पंचम, नहीं मैं सीरियल गड़बड़ा गया, सारे ग म प ध नी ऐसे पकड़िए। सा षडज, ऋषभ, सारे, गांधार ग, म होता है मध्यम, प पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। यानी षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, सा रे गा मा प ध नी, ये 7 स्वर हैं संगीत के। तो इसलिए कहा कि जो मुख्य गायक के जो संगीत के स्वर हैं, यानी जो उसकी गायकी है, उसका साथ देते हुए पीछे एक आवाज और भी है, जो है तो बड़ी सुंदर लेकिन थोड़ी कमजोर है। किसकी अपेक्षा? मुख्य गायक की आवाज की अपेक्षा। जो मुख्य गायक की आवाज है वो चट्टान जैसी मजबूत है, लेकिन उसी का साथ देते हुए एक आवाज ऐसी भी है जो है तो बड़ी सुंदर लेकिन थोड़ी कमजोर और थोड़ी कांपती हुई थी। वो आवाज किसकी है? तो भाई साहब, वह आवाज या तो मुख्य गायक के छोटे भाई की हो सकती है या फिर उसका कोई शिष्य हो सकता है। अर्थात मुख्य गायक पूर्ण उत्साह के साथ, ओज के साथ, अपने संपूर्ण क्या कह सकते हैं, भाव के साथ अपने स्वर में गा रहा है। उसके पीछे एक बड़ी सुंदर, मधुर लेकिन कमजोर, कांपती हुई आवाज भी आ रही है। उस आवाज का सहयोग करते हुए, उस आवाज के बारे में हमारा जो कवि है वो कहता है कि शायद वह आवाज उसके छोटे भाई की है या फिर उसके किसी शिष्य की है। फिर अंदाजा लगाता है, या नहीं तो एक कारण और भी हो सकता है उसका दूर का कोई रिश्तेदार हो जो पैदल चल करके सीखने आया हो उसके पास। देखिए, हमारे समाज में एक स्वभाव यह भी है कि हम अपने से बड़े के पास रह करके सीखते हैं। जैसे हम शिक्षकों से सीखते हैं ना, ऐसे ही मोटरसाइकिल बनाने वाले उस्ताद के पास एक मिस्त्री सीखते वह भी मोटरसाइकिल बनाना सीख जाता है। ऐसे ही डॉक्टर के पास कंपाउंडर रह करके धीरे धीरे सीखते एक समय के साथ वह भी योग्य बन जाता है। आप देखे होंगे। कहा यह बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए, कविता आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार सीधे अर्थ निकालता हूं कि जो मुख्य गायक है वो पूरे चट्टान जैसे भारी स्वर के साथ, अर्थात पूरे ओज, भाव और उत्साह के साथ गायकी कर रहा है। उसके पीछे कुछ संगतकार, सहयोगी कलाकार भी हैं जो थोड़े मध्यम आवाज में गा रहे हैं। यद्यपि वो भी बड़े सुंदर गा रहे हैं लेकिन थोड़ी मध्यम आवाज में गा रहे हैं। तो कवि को लगता है कि यह निश्चित रूप से उसका कोई छोटा भाई होगा, या नहीं तो उसका कोई शिष्य होगा जो उससे सीख रहा होगा, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार जो पैदल चल करके उसके पास सीखने आता होगा। पैदल चलकर सीखने वाला, यह लाइन बताती है कि बच्चों, अगर आपको किसी के कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कविता बता रही है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे कहता है हमारा कवि, वह जो संगतकार है, यानी जो सहयोगी कलाकार है, जो है तो बड़ा सुंदर, है तो बड़ी मीठी उसकी आवाज, लेकिन थोड़ी कमजोर और थोड़ी कांपती हुई है। ध्यान पर है। आगे कहते हैं, वह मुख्य गायकी की गरज में, गरज समझते हैं, आवश्यकता, गरज माने आवश्यकता, रिक्वायरमेंट। मुख्य गायक का जहां आवश्यकता अनुरूप कभी गला बैठने लगता है या स्वर ऐसा उठ जाता है कि वो तुरंत दूसरे स्वर को नहीं शुरू कर सकता,
तो ऐसी स्थिति में मुख्य गायक की गरज में मुख्य गायक को जहां जहां बीच बीच में आवश्यकता पड़ती है वहां वहां वह अपनी गूंज मिलाता आया है, यानी अपना सहयोग करके अपनी गायकी के द्वारा उस स्थान को भरता हुआ चला आया है। कहता है हमारा कवि, यह आज से नहीं हो रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। प्राचीन काल से माने बहुत पुराने समय से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यह अंतरा क्या है? किसी भी गीत के दो खंड होते हैं, एक होता है मुखड़ा और एक होता है अंतरा। एक होता है क्या? मुखड़ा। मुखड़ा वह लाइन होती है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। और एक क्या होता है? अंतरा। अंतरा बीच की लाइनों की गायकी होती है। तो कहा कि जब हमारा गायक गाते गाते अंतरे की जटिल तान, जटिल माने होता है बच्चों मुश्किल, कठिन, जटिल माने मुश्किल, और तान का मतलब होता है सुर, जो गायकी का जो सुर लगता है। कहा जब एकदम कठिन तानों के सुर के जंगल में खो जाता है, अर्थात जब गाते गाते कोई ऐसा अंतरा उसके सामने आ जाता है जो अंतरा बड़ा कठिन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? ये भावपूर्ण समझिएगा कि प्राचीन काल से, बहुत पहले के जमाने से गायकी में ऐसा होता रहा है कि जब गायक गाते गाते कविता की यानी गीत की जो कठिनता है उस कठिनता के जंगल में खो जाता है, अर्थात उसमें जब वो फंस जाता है, तब ऐसी स्थिति में संगतकार उसको सहायता देता है। यही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि गायक जब सरगम को लांघ करके, सरगम का मतलब सारे ग म प ध नी, ये बड़ा ऊंचा चला जाता है नी, जब इस स्तर को भी गाते गाते खूब ऊंचाई पे चला जाता है, अर्थात खूब रम करके गाने लगता है, गाते गाते जब उसकी गले की नसें खिंच जाती हैं, पूरा तनाव आ जाता है, ऐसी स्थिति में भी संगतकार उसको सहयोग करता है। कविता की लाइन को फिर से देखिएगा, समस्या कहां कहां आती है कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, यानी जो गीत के जो मुख्य खंड होते हैं उसको गाते गाते जब बड़ी कठिन सुरों में हमारा जो मुख्य गायक है फंस जाता है, या अपने सरगम यानी सारे गामा का जो सीक्वेंस है उसको पार करके अपने ही एक अनहद में चला जाता है। अनहद का मतलब होता है बच्चों असीम, अनहद का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, लिमिट के बाहर, अर्थात गाते गाते इतनी ऊंचे स्वर में गाने लगता है कि गले की नसें खिंच जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। अस्थाई मतलब जो मुखड़ा की जो लाइन है उस मुखड़े की लाइन को यह दोहराता रहता है, ताकि जब संगतकार जो मुख्य गायक है गाते गाते जब उसकी नसें खिंच जाएंगी और वो चुप हो जाएगा, तब भी गीत बंद नहीं होगा, बल्कि पीछे से संगतकार की आवाज धीमे धीमे स्वर में आती रहेगी। यहां पे अस्थाई का तात्पर्य क्या है? अस्थाई का तात्पर्य वही जो मुखड़े की लाइन है, यानी गीत का जो मुख्य लाइन है, प्रथम पंक्ति है, उस प्रथम पंक्ति को संगतकार दोहराता रहता है। कि कभी कभी ऐसा हुआ कि अंतरे की लाइन को गाते गाते जब हमारा जो मुख्य गायक है वो बड़े तनाव में आ जाए, फंस जाए या बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाए कि तुरंत उसको वापस न आना पड़े, सांस लेने के लिए समय देना पड़े, तो वह चुप अगर हो गया तो गीत मंच पर बंद न हो जाए, संगतकार जो अस्थाई को संभाले रहता है, यानी जो अस्थाई वाली गायकी है उसको धीरे धीरे वो गाता रहता है, ताकि अगर मुख्य गायक चुप भी हो गया तो संगतकार धीरे धीरे पीछे से सपोर्ट देता रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे अगर आ रही हो तो प्लीज अब तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कहा कई बार ऐसा लगता है कि मुख्य गायक क्या किया, गाते गाते खूब ऊंचाई पे एकदम रम गया, आंख बंद करके एकदम तन करके गा रहा है और गाते गाते उसका गला रुकने लगा। ऐसी स्थिति में वो शांत हो गया, चुप हो गया, या उसको एक घूंट पानी पीने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसी स्थिति में संगतकार क्या करता है? पीछे से अस्थाई को संभाले रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान उस समेट रहा हो। ऐसा लगता है कि गायक जो है गाते गाते आगे निकल गया, तो पीछे जो उसका सामान छूट गया है उस सामान को समेट रहा हो, अर्थात मुखड़े की लाइन गाने के बाद वो अंतरे की लाइन गाते गाते आगे पहुंच गया, तो संगतकार जो है मुखड़े की लाइन को संभाले रखता है। ऐसा लगता है कि गायक का जो पीछे छूटा हुआ सामान है वो संभाले हुए है, वो इकट्ठा किए हुए है।
संगीतकार की गायकी मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाती है कि कब, जब वह भी कभी नौसिखिया था, जब वह भी नया नया सीख रहा था, जब वह भी संगीतकार की तरह बैठा करता था, तो यही व्यवहार वो भी अपनाता था और आज देखो वो मुख्य गायक हो गया है। कहा जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन। बचपन मतलब जब वह गायकी सीख रहा था, मतलब संगीत का बचपन, जब वह गायकी सीख रहा था, जब वह नौसिखिया था, जब वो नया नया सीखा हुआ था, जब वो नौसिखिया, नौसिखिया मतलब बच्चों जब वो नया नया सीख रहा था, उस समय का जो उसका भाव था, यह भाव उसको याद दिलाता है कौन? यही संगीतकार। यानी आज जो असिस्टेंट सिंगर है उसका, वह असिस्टेंट सिंगर महसूस कराता है कि भैया आज आप बहुत बड़का गायक हो गए हैं, कभी आप भी मेरी तरह ऐसे ही अस्थाई को संभाल करके संगीतकार बने हुए थे। आगे कहता है कवि, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक, वही तार सप्तक है, सा रे गा मा प ध नी सा। कुल कितने हो गए गिनिए? 5। सा रे गा मा प ध नी, तो 5 और 2 7, इसको बोलते हैं तार सप्तक। कहा तार सप्तक में गाते गाते जब उसका गला बैठने लगता है, जब प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, प्रेरणा मतलब अंदर की हिम्मत जब साथ छोड़ने लगती है, पूरा सीने का एकदम सांस निकल जाती है, जैसे मान लीजिए गा रहा है खूब तेज, जल्दी से सांस नहीं ले पाया, अंदर से हृदय की पूरी सांस निकल चुकी है, फेफड़े में कुछ नहीं बचा है, तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, उत्साह मतलब जो इस उत्साह से गाना शुरू किया था वो उत्साह खत्म होने लगा, क्योंकि सांस पूरी बाहर निकल चुकी है, अभी नया सांस भरने की टाइम नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? गायकी को छोड़ करके 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा ना, तभी तो सांस भरेगा तो फिर गाएगा। हाँ, गाते गाते मान लीजिए चला गया, तो गाते समय मुंह से हवा भी तो निकल रही है। तो मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि तार सप्तक में खूब तेज ऊंची आवाज में गाते गाते उसका गला बैठ गया, या कभी ऐसा होता है कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई अंदर से हिम्मत जवाब देने लगी, उत्साह अस्त होने लगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगी, सांस लेने का मौका नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वही संगीतकार उसको सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि तब जो मुख्य गायक है, कितना भी बढ़िया गायक हो, कितना भी उत्साह वाला गायक हो, लेकिन उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ आने लगता है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब बच्चों, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आवाज फटने लगती है, आवाज भरभराने लगती है, वह अपने उत्साह से विचलित होने लगता है, उसका ओज ठंडा होने लगता है। जो आग की तरह एकदम उत्साहित था, अब वो राख की तरह धीमे धीमे मध्यम होने लगता है। ऐसी स्थिति में मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, ढांढस बंधाता हुआ मतलब, ढांढस बंधाना मतलब क्या होता है बच्चों? संबल देना, सांत्वना देना, अरे घबराओ मत, मैं हूं ना, काहे चिंता करते हो, मैं हूं ना। इस बात का संबल देने वाले को कहते हैं ढांढस बढ़ाना। ढांढस बढ़ाना मतलब, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो, आप कहीं किसी परेशानी में फंसे हो, तो कोई व्यक्ति आता है और आपके कंधे पे हाथ रख के कहता है बेटा घबराओ मत, मैं हूं ना। बस इसी को कहते हैं ढांढस। कहा कि जब उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरने लगता है, अर्थात जब उसकी प्रेरणा समाप्त हो चुकी होती है, जब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, गला बैठने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको ढांढस बंधाता हुआ कहीं से पीछे से संगीतकार का स्वर चला आता है। यानी पीछे से जो सहयोगी गायक है, जब मुख्य गायक गाते गाते एकदम उत्साह में चला जाता है, गला बैठने लगता है, सांस नहीं ले पाता है, तब पीछे से संगीतकार का स्वर आ जाता है और मुख्य गायक थोड़ी देर के शांत होकर के सांस भर करके पुनः जो है गायकी में आ जाता है। या कभी कभी जो संगीतकार होता है वह यूं ही माने ऐसे ही बिना मतलब का, यूं ही माने, ये थोड़ा सा सिस्टम की कोई इश्यू हो गया, कोई बात नहीं, चालू हो जाएगा। यूं ही माने क्या होता है? क्यों भाई, इनको क्या हुआ? सिस्टम हैंग? कोई बात नहीं, 1 सेकंड बस आप वेट करिए, हम तुरंत बैक आ रहे हैं। 1 सेकंड केवल लाइन पे रहिए आप, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी यूं हो जाता है, गीत कहीं कोई गाता है, गूंज किसी उर में उठती है। कभी कभी यूं हो जाता है, गीत कहीं कोई गाता है, गूंज किसी उर में उठती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो कहा कभी कभी वो यूं ही दे देता है, यूं ही माने ऐसे ही बिना मतलब का, यानी मुख्य गायक अपने पूरे स्वर में गा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी पीछे से संगतकार धीरे 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 उसका साथ देता रहता है, यानी उसकी आवाज के साथ साथ गाता रहता है। बाबू भाई क्यों? ये बताने के लिए नहीं कि नहीं हम भी बड़का गायक हैं, बल्कि यह बताने के लिए कि भैया आप गा रहे हो गाओ, आप अकेले नहीं हो, मैं भी पीछे से तुम्हारे साथ हूं, घबराना मत। कहीं अगर फंस जाओ, जैसे क्या हुआ अभी बीच में बोर्ड फंस गया था एक सेकंड के लिए, यही बोर्ड आपके सामने अब फंसा है ना एक सेकंड के लिए, तो मैं क्या हुआ, घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। यही होता है कि कई बार ऐसा होता है गायक गाते गाते अगर कहीं घबराने लगा, बीच में माइक खराब हो गया, गला फंस गया, कुछ भी हुआ, ऐसी स्थिति में भी संगतकार का स्वर पीछे से आता रहता है ताकि घबराना मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, यह बताने के लिए पीछे से लाइन उठाइए यहां से, संगत का स्वर कभी कभी यूं ही चला आता है, कहे लिए यह बताने के लिए कि भाई तुम अकेले नहीं हो। कई बार गाते गाते गला फंस गया, नहीं गा पाए, तो संगतकार का स्वर इसलिए भी पीछे से आ जाता है, यह बताने के लिए कि भैया जो राग तुम गा चुके हो ना, उस राग को दोबारा गा दो, गाया जा सकता है, मैं हूं तुम्हारे सहयोग में, देखो मैं पीछे से धीरे धीरे गा रहा हूं, तुम आगे आगे चलते रहो। लेकिन बहुत ईमानदारी वाली बात है, यहां पे देखिए मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, बहुत ईमानदारी की बात है। जो संगतकार होता है ना, उसकी आवाज में एक हिचक होती है, हिचक माने संकोच। कहा उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। कौन सी हिचक? अगर आप इस कविता की पहली लाइन देखेंगे, इस कविता की जो सबसे पहली लाइन है, वो सबसे पहली लाइन क्या था? सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज है। वो कैसी आवाज है? सुंदर लेकिन कमजोर आवाज। संगतकार चाह करके भी पूरे उत्साह तेज आवाज में नहीं गाता। मुख्य गायक तो गाएगा, लेकिन संगतकार भले ही अच्छा गायक है, बहुत मीठा गाता है, बहुत सुंदर है, लेकिन कमजोर और कांपती हुई आवाज में गाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? लिखा है उसकी आवाज में एक हिचक होती है, एक संकोच होता है। कैसा संकोच? अपने स्वर को ऊंचा न उठाने देने की कोशिश है, कि मेरा स्वर कहीं ऊंचा न उठ जाए। संगतकार हमेशा कोशिश करता है कि कहीं मेरी आवाज मुख्य गायक की आवाज से तेज न हो जाए। इस बात के लिए वो हमेशा संकुचित रहता है, हमेशा रोक करके चलता है, अपने आप को संभालता रहता है कि मेरी आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, इस बात को इन्होंने कहा है, इसे विफलता नहीं, यह इसकी विफलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो संगतकार है वो असफल हो गया, वो बड़ा धीमे धीमे गा रहा है, ऊंचे स्वर में नहीं गा रहा है, बल्कि वह अपने बड़े के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है। यह जो धीमे धीमे आवाज, इसकी आवाज कमजोर क्यों है, इसकी आवाज कांपती हुई क्यों है? ऐसा नहीं है कि इसको गाने नहीं आता, यह इसलिए है क्योंकि अपने से बड़े के प्रति यह सम्मान प्रदर्शित करना चाहता है। यह चाह करके भी अपनी आवाज को तेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि तेज आवाज किसकी होनी चाहिए? मुख्य गायक की होनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। यानी अपने मुख्य गायक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह अपनी आवाज को तेज नहीं करता है। इसलिए हमारे कवि ने कहा उसे उसकी असफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यही मनुष्यता है कि अपने से श्रेष्ठ के प्रति हम आदर भाव रखें। इसी बात के तो हम मनुष्य हैं, इसलिए तो मेरे पास मस्तिष्क है। समझ में आई बात? कैसी लगी ये कविता? प्लीज एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि पहली बार है हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग गद्य खंड चालू करेंगे। यानी अब हम जो प्रोज सेक्शन है उसको भी लेके चलेंगे, फिर वितान के जो चैप्टर हैं, क्षमा करिएगा क्या नाम उसका, कृतिका, कृतिका के भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। संपूर्ण सिलेबस आपको यहीं मिलेगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए चलने के लिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। मिलता हूं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।